बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। स्टूडेंट, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा रिमेनिंग पार्ट रह गया था काइनेमैटिक्स का, जिसमें हम फोर्स और मोशन को जब वो डिस्कस कर रहे थे, तो उसका रिमेनिंग पार्ट हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करेंगे विद द लीनियर मोमेंटम। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। लीनियर मोमेंटम की डेफिनेशन क्या है? द लीनियर मोमेंटम पी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स मैस एंड वेलोसिटी। ये किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मास और वेलोसिटी होती है उसकी प्रोडक्ट को हम लीनियर मोमेंटम कहते हैं। याद रखिएगा, एंगुलर मोमेंटम इज अ डिफरेंट थिंग। यहां पर हम सिर्फ लीनियर मोमेंटम की बात करें कि कोई ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो, लीनियरली मूव कर रहा हो, तो उसमें जो मोमेंटम प्रोड्यूस होगा उसकी वेलोसिटी और मास की वजह से प्रोड्यूस होगा, और उसको हम पी से डिनोट करेंगे। पी इज इक्वल टू एम ओवर वी। अब चूंकि इसमें वेलोसिटी मौजूद है तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन वही होगी जो डायरेक्शन होगी इसकी वेलोसिटी की, और इसका जो यूनिट होता है दैट इज किलोग्राम मीटर फी सेकंड, और अगर हम इसको न्यूटन में कन्वर्ट करें तो इट विल बिकम न्यूटन सेकंड। अच्छा जी, अब इसको रिलेट करते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ के साथ, तो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है। लेट्स से कि हमारे पास जो न्यूटन का सेकंड लॉ था दैट इज एफ इज इक्वल टू एम ए, और हमें पता है जो एक्सेलरेशन a होता है वो इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी ए ओवर डेल्टा टी, और इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा एफ इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस वी आई ओवर डेल्टा टी। एम मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे एम वी एफ जो है वो पी एफ बन जाएगा और एम वी आई बन जाएगा पी आई। तो यहां से पी एफ माइनस पी आई, इसका मतलब यह है कि इट इज अ चेंज इन मोमेंटम। तो हमारे पास जो रिजल्ट बन रहा है विच मीन्स इसके जब फोर्स लगती है वो फोर्स उसके मोमेंटम के चेंज का बाइस बनती है, विच मीन द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। मतलब उस ऑब्जेक्ट में जो उसके मोमेंटम में चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज आएगा, इट इज ड्यू टू द फोर्स, उस फोर्स की वजह से होगा जो उस पर अप्लाई की जा रही है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, जब हम बात कर रहे थे इम्पल्स की, तो इम्पल्स जे इज अ प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द टाइम इंटरवल डेल्टा टी। यानी कि इम्पल्स फोर्स और डेल्टा टी का जो है वो प्रोडक्ट होती है। हम इसको यूं कह सकते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर हम शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए फोर्स लगाएं, फॉर एग्जांपल जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था कि अगर हम फुटबॉल को किक लगाते हैं तो हमने बड़े शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए उस फुटबॉल के ऊपर जो फोर्स अप्लाई की है उसको हम इम्पल्स कहते हैं, एक झटका कहते हैं। तो जितना स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम होगा फोर्स उतनी ही ज्यादा होगी, और इसी तरह अगर हम छोटा टाइम इंटरवल को जैसे जैसे छोटा करते जाएंगे फोर्स की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होती जाएगी। चूंकि इसके अंदर भी फोर्स इन्वॉल्व है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका जो यूनिट है दैट इज न्यूटन सेकेंड। अच्छा जी, अब इफेक्ट ऑफ द फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन हाउ लार्ज द फोर्स इज एक्टिंग, कि ऑब्जेक्ट पर फोर्स कितनी ज्यादा लगाई जा रही है, और सेकंड थिंग इज हाउ लॉन्ग इट एक्ट्स, कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स है वो कितनी ज्यादा है और उस पर वो कितनी देर के लिए असर कर रही है। ये वो दो फैक्टर हैं जिसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो इफेक्ट आएगा वो डिपेंड करता है कि फोर्स का टाइम ड्यूरेशन कितना है और फोर्स की अपनी क्वांटिटी क्या है। तो जितने स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लगेगी फोर्स की जो उसका इफेक्ट होगा वो भी उतना ही ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल एक बैट्समैन जो है वो अगर उसकी तरफ बॉल आ रही है तो वो बैट के साथ उसको हिट करता है, तो एक स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए उस पर फोर्स लगाता है जो कि उसके मोमेंटम में चेंज का बायस बनती है। बॉल का मोमेंटम चेंज हो जाता है और वो तेजी के साथ मूव कर जाती है, विच मीन कि वो फोर्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम, फोर्स जो है वो हमने पीछे देखा कि रेट चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। इस फोर्स की वैल्यू को हम पुट कर दें, अगर हमारे पास जो इंपल्स का फार्मूला था तो यहाँ पर टी टी से कैंसिल हो जाएगा, तो जे जो है वो आ जाता है चेंज इन मोमेंटम के। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इंपल्स है वो एक्चुअली इक्वल होता है चेंज इन मोमेंटम के। ऑब्जेक्ट के अंदर जितना उसमें मोमेंटम में चेंज आएगा वो असल में उसका इंपल्स ही कहलाता है। यहां पे एक एग्जांपल है जिसके अंदर फार्मूलाज को इस्तेमाल करते हुए प्रैक्टिस जो है इन फार्मूलाज की गई है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है दैट इज कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है? उसके लिए सबसे पहले आप समझिए कि आइसोलेटेड सिस्टम,
आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है कि जिसके अंदर जो पार्टिकल्स मौजूद है वो आपस में तो इंटरेक्ट कर सकते हैं, बट उनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फैक्टर जो है वो इंप्लीमेंट नहीं करता, कोई एक्सटर्नल फैक्टर जो है वो उस पर किसी तरह का कोई भी असर नहीं डाल रहा होता। तो इस तरह के सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। तो कह रहे फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, अगर कोई उस पर फोर्स एक्ट ना कर रही हो, यानी कि F0 हो, तो न्यूटन का सेकंड लॉ यानी कि चेंज इन मोमेंटम क्या बन जाएगा? हमने पीछे पढ़ा था F इज इक्वल टू डेल्टा पी और डेल्टा टी। अब यहाँ पे बात करें कि चूंकि आइसोलेटेड सिस्टम है, विच मीन कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगी, विच मीन F इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे और यहां से डेल्टा टी को इस तरफ लेके आएंगे तो ये 0 हो जाएगा, और यहां पर हमारे पास जो रिजल्ट आएगा दैट इज पीएफ माइनस पीआई, विच मींस कि फाइनल मोमेंटम विल बी इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। कि एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर अगर मोमेंटम में चेंज आता है तो उसका इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा, विच मींस कि उसका जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो अक्सर जो है वो क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि किसी भी पार्टिकल का किसी आइसोलेटेड सिस्टम, याद रखिए यहां पे हम आइसोलेटेड सिस्टम की बात कर रहे हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम का जो मोमेंटम है इनिशियल और फाइनल वो सेम रहता है। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं जी कोलिजन्स की। कोलिजन क्या होती है जी? एन इवेंट during which particles come close to each other and interact by means of forces is called कोलिजन। ये एक ऐसा इवेंट है जिसमें कोई भी दो पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे के साथ इस तरह से इंटरेक्ट करते हैं कि फोर्स जनरेट होती है, फोर्स उसमें जो वो इफेक्ट के तौर पर प्रोड्यूस हो जाती है, उसको हम कोलिजन कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे गाड़ियों का कोलिजन है, जैसे यहाँ पे प्लेयर जो फुटबॉल को के साथ उसका कोलिजन हो रहा है या प्लेयर का दूसरे प्लेयर के साथ कोलिजन हो रहा है, तो इसके अंदर आप देखते हैं कि पार्टिकल सिस्टम्स के वो एक दूसरे के साथ इस तरह से इंटरेक्ट करते हैं कि उसमें इफेक्ट के तौर पर जो फोर्स है वो प्रेजेंट होती है, फोर्स प्रोड्यूस हो जाती है। अब यहाँ पे एक इसका इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जरूरी नहीं है कोलिजन के लिए कोई ऑब्जेक्ट एक दूसरे को टच ही करें, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आए। कांटेक्ट में आए बगैर भी कोलिजन पॉसिबल है। तो आपके ज़हन में क्वेश्चन आएगा कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि कोई जो पार्टिकल है वो आपस में कांटेक्ट भी ना करे और उसके दरमियान में कोलिजन भी हो जाए। तो उसके लिए आपको चार्ज पार्टिकल्स के बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। फर्ज करें हमारे पास एक हीलियम न्यूक्लियस है और एक हमारे पास प्रोटॉन है। अब प्रोटॉन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आता है और हीलियम के न्यूक्लियस के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। तो जब ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे के करीब आएंगे तो ये एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हुए एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो फोर्स तो यहां पर भी जनरेट हुई, इन दोनों ने दो पार्टिकल ने इंटरैक्ट किया और एज अ रिजल्ट फोर्स इफेक्ट के तौर पर प्रोड्यूस हो रही है और वो फोर्स इनके एक दूसरे से दूर धकेल रही है, और यही हमने कोलिजन की डेफिनेशन की है। तो इस तरह विदाउट कांटेक्ट भी दो पार्टिकल्स के दरमियान जो कोलिजन है वो हो सकता है। अब कोलिजन की बेसिकली दो टाइप्स हैं, इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन। अब इलास्टिक कोलिजन क्या होता है जी? एन इलास्टिक कोलिजन defined as one in which the kinetic energy of the system is conserved as well as linear momentum। कि ऐसा कोलिजन, ऐसे दो पार्टिकल के इंटरेक्शन के जिसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल है वो और मोमेंटम दोनों कंजर्व रहें, उनमें किसी तरह का भी कोई चेंज ना आए। अब आपको पता है कि प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर दो पार्टिकल जब एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं तो वहां पर साउंड भी प्रोड्यूस होती है, उसके अंदर हीट भी प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से उन दोनों पार्टिकल्स की कोई ना कोई एनर्जी लॉस्ट हो जाती है। बट हम यहां पे बात कर रहे हैं कि अगर ड्यू टू कोलिजन उनकी एनर्जी में किसी तरह का चेंज ना आए, उनकी इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो, तो इसको हम, इस कंडीशन को हम जो है वो इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ जाए, यानी कि इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी थी आफ्टर द कोलिजन उसकी वो काइनेटिक एनर्जी नहीं है, कुछ काइनेटिक एनर्जी जो लॉस्ट हो गई है इन द फॉर्म ऑफ लाइट या इन द फॉर्म ऑफ हीट या इन द फॉर्म ऑफ साउंड, तो इस किस्म की कोलिजन को हम इन इलास्टिक कोलिजन कहते हैं, जिसके अंदर जो मोमेंटम, अच्छा यहाँ पे ये याद रखिए कि मोमेंटम कंजर्व ही है, मोमेंटम यहाँ पे हम कंजर्व ही रखा हुआ है, बट सिर्फ काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है। अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है तो उसको हम इन इलास्टिक कोलिजन कहते हैं।
अच्छा, यहाँ पर जो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन के परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन क्या होती है? ये एक ऐसी इलास्टिक कोलिजन है कि अगर उनकी जो एनर्जी है वो टोटल की टोटल कंजर्व रहे, यानी कि एक पार्टिकल जब दूसरे के साथ टकराए तो वो अपनी सारी की सारी एनर्जी दूसरे को ट्रांसफर कर दे, टोटल एनर्जी कंजर्व रहे, हम उसको परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन कहते हैं, जो कि पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अच्छा, यहां पर अब हम थोड़ा सा इनके केसेस जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। और मैं फर्ज करें कि आपके पास कोई दो बॉल है, उनका मास जो है वो m1 और इसका मास m2 है, और वो वेलोसिटी u1 और u2 के साथ मूव कर रहे हैं। डायरेक्शन क्या है अभी हम उसकी डिस्कशन नहीं कर रहे, जिस भी डायरेक्शन जा रहे हैं समहाउ उनकी कोलिजन होती है, और आफ्टर द कोलिजन जो जिसकी वेलोसिटी u1 थी वो v1 हो जाती है, जिसकी वेलोसिटी u2 थी वो v2 हो जाती है। तो अब हमें पता है बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कि इनिशियल और फाइनल मोमेंटम बराबर होता है। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? m1 u1 m2 u2, क्योंकि जो मोमेंटम है वो प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का। तो इनिशियली उनका मास m1 और m2 था, वेलोसिटी u1 u2 था, तो इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2, और फाइनल मोमेंटम क्या है? m1 v1 प्लस m2 v2, ये फाइनल मोमेंटम हो जाएगा। अब चूंकि इनिशियल और फाइनल मोमेंटम कंजर्व है, इन दोनों को हमने इक्वल की इस तरफ लिख लिया, थोड़ा सा इसको रीअरेंज किया, सिंपल अलजेब्रिक जो फार्मूलेशन है वो इसमें की है, उसको रीअरेंज कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारे पास लास्ट रिजल्ट आता है वो आता है कुछ ये वाला। अब उस रिजल्ट में उसने क्या डिस्कस किया हुआ है, हम कैलकुलेशन पे इसलिए बात नहीं करें कि हम इसको डिस्कस कर रहे हैं इन द एस्पेक्ट ऑफ एमसीक्यूज के हवाले से, तो कैलकुलेशन चूंकि इसमें नहीं आएंगे, सिंपल अलजेब्रा है जिसके अंदर रीअरेंजिंग या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वगैरह की हैं, जो आप इजीली इसको देख सकते हैं। तो जब जो हमारा लास्ट रिजल्ट है उसमें आप देखें कि u1 माइनस u2 इज इक्वल टू माइनस v1 माइनस v2, विच मीन कि चेंज इन वेलोसिटीज आर इक्वल, यानी कि बिफोर जो वेलोसिटीज थी उनमें जो चेंज आया है और जो लास्ट वेलोसिटीज थी उनमें जो चेंज आया है वो आपस में इक्वल है, बट सॉरी, जो माइनस का साइन है ये इंडिकेट कर रहा है कि उनकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। फॉर एग्जांपल अगर ये दोनों बॉल इस तरह से एक दूसरे की तरफ आ रहे थे, तो जब ये टकराए हैं तो इनकी डायरेक्शन उलट हो गई है, बट उनकी वेलोसिटी में जो चेंज है वो आपस में बराबर ही रहा है। अब उनकी ये वेलोसिटीज कितनी थी बिफोर और आफ्टर, वेलोसिटीज क्या होंगी? v1 और v2 की वैल्यू निकालने के लिए हम इसी रिलेशन को इस्तेमाल करते हैं, इसी रिलेशन को, और इसमें से हम v2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, v2 u1 प्लस u2, यानी कि सिर्फ इस वैल्यू को उस तरफ लेके और बाकी दोनों को इस तरफ ले आए, तो v2 की वैल्यू ये आ गई। अब इस v2 की वैल्यू को हम पिछली इक्वेशन में पुट करेंगे, थोड़ा सा रीअरेंज करके सिंपल अलजेब्रा अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये फॉर्मूलाज आ जाएंगे जिसकी मदद से हम आफ्टर द कोलिजन जो वेलोसिटीज है उस ऑब्जेक्ट की, उन दोनों बॉल्स की जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट जिनका मास m1 और m2 है, उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें m1 और m2 मैसेज हैं उन ऑब्जेक्ट के जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, और u1 और u2 बिफोर कोलिजन उनकी वेलोसिटीज हैं। अगर ये चीजें हमें नाउन हो तो हम आफ्टर द कोलिजन जो v1 और v2 है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज फॉर्मूलाज। तो यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये मिल रही है कि आफ्टर द कोलिजन जो चेंज इन वेलोसिटीज है, कोलिजन की वजह से चेंज इन वेलोसिटीज वो इक्वल है, बट उनकी सिर्फ डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है। अच्छा जी, यहाँ पर इन्हीं फार्मूलाज को यूज करते हुए कुछ प्रैक्टिस एग्जांपल जो है वो सॉल्व की गई हैं, जो आप यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके जी, आगे हम बात करते हैं जी मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस। अब एक्सप्लोसिव फोर्सेस क्या है? एन एक्सप्लोजन इज अ सडन intense release of energy that often produces a loud noise, high temperature and flying pieces and generate a pressure wave। यानी कि एक ऐसा इवेंट है एक्सप्लोजन जो सडन होता है, इंटेंस होता है, जिसमें एनर्जी रिलीज होती है
और लाउड साउंड वो प्रोड्यूस होता है, हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है, फ्लाइंग पीसेस जो है वो जनरेट होते हैं और एक प्रेशर वेव जो है वो जनरेट होती है। तो ऐसा इवेंट जिसमें ये सब कुछ हो रहा हो उसको हम एक्सप्लोजन कहते हैं। और इन द एक्सप्लोजन जो टोटल मोमेंटम होगा अगेन वो हमारे पास कंजर्व ही रहेगा, इनिशियल और फाइनल मोमेंटम जो है वो सेम ही रहेगा। इसके लिए कंसीडर करें हमारे पास एक पिस्टल है, उसके अंदर से आप बुलेट फायर करते हैं। जब आप बुलेट फायर करेंगे, फर्ज करें बुलेट का जो मैस है वो mb है, पिस्टल का मैस mp है, बुलेट की वेलोसिटी vb है और पिस्टल की वेलोसिटी जो है वो vp है। अब इस केस में आप देखिए इनिशियली दोनों एट रेस्ट है, बट जब बुलेट फायर की जाती है तो जितनी वेलोसिटी बुलेट की है वो आगे की तरफ जाएगी, तो उसी झटके के साथ जो गन है वो पीछे की तरफ भी आती है, जिसकी वजह से वो रिकॉइल वेलोसिटी और उसका मैस ज्यादा, इसकी अब रिकॉइल वेलोसिटी कम होगी बट मैस ज्यादा है। ऑन द कंपेयर ऑफ अदर हैंड बुलेट की वेलोसिटी ज्यादा है बट कंपेयर टू द गन इसकी जो मैस है वो बहुत कम है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ओवरऑल इनिशियल और फाइनल मोमेंटम दोनों का सेम ही आता है। ओके जी, नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक हमारे आज के इस लेक्चर का, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है जी? प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ फॉर्म ऑफ टू डायमेंशनल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट that is projected near the earth's surface and moves along a curved path under the action of gravity only। तो इसमें पहली बात, ये एक टू डायमेंशनल फोर्स है, ये एक टू डायमेंशनल फोर्स है, यानी कि दो डायरेक्शन में इनकी फोर्सेस अप्लाई होंगी। किस तरह, उसको हम आगे देखते हैं। और ये नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जो है वो एक्ट होती है, वहां पर ये इसको एग्जीक्यूट किया जाता है और ये मूव करती है अलोंग द कर्व्ड पाथ, कर्व पाथ पे मूव करती है और सिर्फ अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ओनली ये मूव करती है। तो ये चार जो है वो चीजें हैं इसके अंदर जिससे प्रोजेक्टाइल मोशन डिफाइन होती है। फर्स्ट इज इट्स अ टू डायमेंशनल मोशन, सेकंड इट इज projected near the earth's surface, third it is moved near in a curved path, and fourth one is it moves under the action of the gravity only। तो इस तरह की जो मोशन है उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट को यहां से फायर करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को यहां से किक करते हैं या फेंकते हैं, तो जब उसको यहां से आप लॉन्च कर देंगे, जब यहां से वो मूव करेगा, अब आप ये देखिए कि लॉन्च करने के बाद अब उसके ऊपर सिर्फ जो ग्रेविटी इफेक्ट कर रही है, जो ये पाथ फॉलो कर रहा है उसको हम ट्रेजेक्टरी कहते हैं। अब आप देखिए कि ये सिर्फ अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी एक कर्व पाथ के साथ मूव करते करते फाइनली स्ट्राइक कर जाएगी ग्राउंड के साथ। अब जो हम इसमें बात कर रहे थे टू डायमेंशनल मोशन की, तो अब यहां पर देखें कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये आगे की तरफ भी जा रहा है, यानी कि आगे की तरफ लीनियर मोशन भी हो रही है और ये ऊपर और नीचे भी आ रहा है। यहां पे देखिए हाइट इसकी इंक्रीज हुई और हाइट डिक्रीज हुई, दैट इज व्हाई हम इसको टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं। तो इस टू डायमेंशनल मोशन के अंदर इसकी जो वेलोसिटी है उसके भी दो कंपोनेंट्स हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, ये आपने वेलोसिटी के साथ लॉन्च की, ये इसका एक्स कंपोनेंट है दैट इज v cos थीटा, और ये इसका साइन कंपोनेंट है दैट इज v sin थीटा। इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस ट्रायंगल। ये हमने पीछे जो जहां पे हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर पढ़ा था, हमने इसको डिटेल के साथ डिस्कस किया था कि किस तरह आप एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज sin थीटा एंड cos थीटा इन दिस ट्रायंगल। तो यू कैन बी फाइंड कि यहां पर जो एक्स एक्सिस का कंपोनेंट होगा दैट इज v cos थीटा और y एक्सिस का जो कंपोनेंट होगा दैट इज v sin थीटा। यानी कि इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक कंपोनेंट इसको आगे की तरफ लेकर जाएगा और एक कंपोनेंट इसको ऊपर और नीचे की तरफ लेकर आ रहा है। अब हम देखते हैं कि इस मोशन के दौरान अमूमन जब ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव करेगा, तो हमने तो पीछे पढ़ा था कि सिर्फ एक्शन ऑफ ग्रेविटी इस पे इफेक्ट करती है, तो जब ये मूव करेगा तो आगे से जो रेजिस्टेंस है, हवा का ड्रैग है, वो भी इसके अंदर शामिल होगा। बट जब हम आइडियल प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं तो उसके अंदर हम कंसिडर यही करते हैं कि यहां पर कोई एयर ड्रैग नहीं है, उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। अब इसको यूं समझे कि जैसे वैक्यूम के अंदर इसको किया जा रहा हो, तो इसको जब हम यहां से एक बार लॉन्च कर देंगे तो लॉन्च करने के बाद अब इस डायरेक्शन में तो उस पर कोई फोर्स नहीं लग रही, जो इनिशियल फोर्स लगी थी बस वही है। बट जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा तो विद द चेंज इन द हाइट
जैसे जैसे हाइट चेंज होगी तो ग्रेविटी का जो वैल्यू है वो भी चेंज होगी, और जैसे जैसे नीचे आएगा ग्रेविटी की वैल्यू भी चेंज होगी। तो ये जो मोशन इसकी होगी ये सिर्फ अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी होगी। अब यहां पर इस पर दो फैक्टर्स, दो जो है वो कंपोनेंट्स होंगे फोर्सेस के। एक जो है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट है। अब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दैट इज ड्यू टू दिस, फॉर एग्जांपल आप फुटबॉल को किक कर रहे हैं तो स्टार्ट में जब आप यहां पर उसको किक लगाएंगे दैट किक इज इन द डायरेक्शन ऑफ दिस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, तो विच मींस कि एक बार जो उस पर फोर्स लग गई उसके बाद इसका ये वाला जो कंपोनेंट है ये चेंज नहीं होगा, यानी एक्स एक्सिस वाला इसका कंपोनेंट चेंज नहीं होगा क्योंकि और कोई फैक्टर नहीं है जो इस डायरेक्शन पर इस पे इफेक्ट कर रहा हो। बट जो वाई एक्सिस वाला ये वाला कंपोनेंट है, अब आप देख सकते हैं इसकी लेंथ भी कम हो रही है, ये कम होता जाएगा क्योंकि जब जैसे जैसे आगे जाएगा ड्यू टू द एक्शन ऑफ द ग्रेविटी इसकी जो स्पीड है ऊपर जाते जाते इसकी स्पीड स्लो होती जाएगी, और इस पॉइंट पर आके इसका जो ऊपर नीचे ले जाने वाला जो कंपोनेंट है यानी कि वाई एक्सिस वाला जो कंपोनेंट है यानी कि जो ग्रेविटी है उसकी वजह से जो इस पे वेलोसिटी लग रही है वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि इसकी वेलोसिटी तकरीबन यहां पर जीरो हो जाएगी वाई एक्सिस वाली। और अगेन जब नीचे की तरफ आएगा तो अगेन ग्रेविटी इस पर इफेक्ट होना शुरू हो जाएगी और इस पर नीचे की तरफ फोर्स लगना शुरू होगी और ये फिर बढ़ना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे जीरो हो गई थी और यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता फिर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। इस तरह इसका जो वाई कंपोनेंट है वो तो मुसलसल चेंज हो रहा है, बट एक्स कंपोनेंट जो है वो चेंज नहीं हो रहा। अब हम इस प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर इस प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी, उसकी हाइट, उसका टाइम, उसका प्रोजेक्टाइल जो उसकी रेंज है वो निकालेंगे। उसके लिए इसी केस को कंसिडर कर लें कि हमारे पास ये जो प्रोजेक्टाइल है हमने इसको लॉन्च किया है और विद द वेलोसिटी v नॉट। तो इसके लिए हम जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो यूज करेंगे, vf इज इक्वल टू vi प्लस at, दो केसेस के लिए, क्योंकि वेलोसिटी टू डायमेंशनल इस पे एक्ट कर रही है, एक जो है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और एक इसका जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट है। तो यहां पर हम एक्स एक्सिस वाला जो कंपोनेंट है उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि वो चेंज नहीं हो रहा होता। तो जो इसका एफ एक्स वाला कंपोनेंट है दैट इज वी एक्स, और ये होगा इनिशियल इसकी वेलोसिटी होगी v cos थीटा। एक्सेलरेशन इसमें जीरो क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, और टाइम जो है वो t है। ये वैल्यूज पुट करें तो आपके पास जो x कंपोनेंट आ जाएगा दैट इज v नॉट cos थीटा। बट ऑन दी अदर हैंड जो ऊपर नीचे वाला कंपोनेंट है जो इसको y एक्सिस में ऊपर और नीचे लेके जा रहा है उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू द ग्रेविटी, और चूंकि ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा तो अगेंस्ट द ग्रेविटी जाएगा, इसलिए माइनस साइन यहां पर आएगा। ये वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास जो इसका y कंपोनेंट आ जाएगा दैट इज vy इज इक्वल टू v नॉट साइन थीटा माइनस gt। अब ये हमारे पास x कंपोनेंट आ गया, ये y कंपोनेंट आ गया। तो अगर हम इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम सिंपली क्या करेंगे, ये फार्मूला हमने पीछे पढ़ा हुआ था कि अगर आपके पास किसी वेक्टर के दो कंपोनेंट्स हो तो आप उसकी मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे x कंपोनेंट भी है और y कंपोनेंट भी है, तो हम किस तरह से फार्मूला इस्तेमाल करेंगे दैट इज vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। दोनों कंपोनेंट्स को यहाँ पे प्लेस कर दे तो हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी, जिसकी मदद से हम जो वेलोसिटी है उस प्रोजेक्टाइल की निकाल सकते हैं, जिसके अंदर ये दोनों कंपोनेंट्स की वैल्यूज जो है प्लेस करेंगे और हमारे पास उसकी वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल की आ जाएगी। ये थी उसकी जो मैग्नीट्यूड। अब अगर हमने डायरेक्शन निकालनी है तो अगेन जो प्रीवियस जो हमारा लेक्चर उसको याद करें, उसमें देखिए जो हमने डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था दैट इज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स vy ओवर vx। ये y कंपोनेंट है, ये x कंपोनेंट, सिंपल वैल्यू पुट करें तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स v sin थीटा माइनस gt ओवर v cos थीटा। तो इन वैल्यूज को पुट कर दें तो ये हमारे पास इसके जरिए जो हम एंगल है वो निकाल सकते हैं उस प्रोजेक्टाइल का। ओके जी, अब हम बात कर लेते हैं जी हाइट की। प्रोजेक्टाइल की हाइट जो है वो कितनी होगी और हम उसको किसके जरिए कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हाइट क्या है जी, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस, यानी कि इस डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है reached by projectile from projection level is called maximum height of the projectile। यानी कि यहां से जब हम प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करेंगे तो ये जो मैक्सिमम हाइट उसकी अटेन होगी उसको मैक्सिमम हाइट कहते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको इस्तेमाल करेंगे, 2s इज इक्वल vf माइनस vi। तो vf की अगर बात करें तो y डायरेक्शन में चूंकि वेलोसिटी जो है एट हाइट की बात कर रहा हूं या मैक्सिमम हाइट पे,
जो y कंपोनेंट हमने पढ़ा था वो 0 हो जाएगा, दैट इज वाई वी एफ जो है वो 0 हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी हमें पता था v sin थीटा जो हमने वहां पर निकाली थी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जो डिस्टेंस कवर करेगा वो ये वाला h डिस्टेंस हाइट वाला। फॉर्मूलाज के अंदर वैल्यूज को पुट करें, कैलकुलेट करें तो आपके पास जो हाइट की वैल्यू आ जाएगी प्रोजेक्टाइल की, h इज इक्वल टू v स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा ओवर 2g। तो इस फॉर्मूला को यूज करते हुए आप किसी प्रोजेक्टाइल की जो हाइट है वो फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है जी? टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू गो फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट ऑफ इंपैक्ट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी कि ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, यहां से वो ऑब्जेक्ट चला, और ये पॉइंट ऑफ इंपैक्ट है, यहां पर आके वो प्रोजेक्टाइल रुका। तो यहां से मूव करके यहां तक आने में जो टाइम लगा है हम उसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, और इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है उसको समिट कहते हैं। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करते हैं, दैट इज s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसके अंदर हम सिंपल वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास जो टाइम का फार्मूला आ जाएगा, दैट इज t इज इक्वल टू 2v sin थीटा ओवर g। यहाँ पे वैल्यूज को पुट करके आप किसी भी प्रोजेक्टाइल का जो टाइम है, टाइम ऑफ फ्लाइट है, वो निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो टाइम रीच एट द समिट है वो कितना होगा? अगर आप फर्ज कर लें कि आपके पास यहां से लेकर यहां तक का टाइम t आ जाता है, तो समिट यानी कि हाईएस्ट पॉइंट पर जो टाइम होगा वो असल में इसका हाफ t बाय 2 होगा। तो विच मींस के पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेके मैक्सिमम पॉइंट तक, मैक्सिमम हाइट तक जाने का जो टाइम होगा वो असल में इसको 2 पर डिवाइड करने से वो आएगा। यानी कि हम इसको सिंपली सिर्फ 2 पर डिवाइड कर दें तो हमारे पास टाइम एट समिट जो है वो आ जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं जी रेंज की। तो रेंज क्या होता है जी? रेंज होती है जी एक प्रोजेक्टाइल की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसको हम उसकी रेंज कहते हैं। यानी कि यहां से लेकर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर पॉइंट ऑफ इंपैक्ट तक जो इसने ये वाला डिस्टेंस कवर किया हुआ है, ये वाला डिस्टेंस जो कवर किया है, इसको हम रेंज कहते हैं और आर से कहते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करते हैं। वैल्यूज को पुट करें, कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो आर की वैल्यू आ जाती है, दैट इज वी नॉट स्क्वायर जी साइन 2 थीटा। ये हमारे पास फार्मूला आता है रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल की। सो इसमें सिर्फ मैंने जैसे कि आपको बताया, हम चूंकि एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इसको स्टडी कर रहे हैं तो हम सिर्फ फार्मूलाज पे फोकस करेंगे। इन फार्मूलाज को याद रखें, ये फार्मूलाज जो है वो एमसीक्यूज की सूरत में पूछे जा सकते हैं। तो रेंज का फार्मूला हमारे पास आ गया वी नॉट स्क्वायर जी ओवर साइन 2 थीटा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू अक्सर आता है कि मैक्सिमम रेंज कब आएगी? मैक्सिमम रेंज हासिल करने के लिए, कि मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस हाइट करने अटेन करने के लिए एंगल जो है, ये थीटा की वैल्यू, एंगल कितना होना चाहिए? ये थीटा असल में क्या है? ये थीटा असल में ये वाला एंगल है कि किस एंगल पर उस प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया जाए कि वो मैक्सिमम रेंज जो है वो उसको अटेन कर सके। उसके लिए ये थीटा की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, और ये मैक्सिमम तब होगी जब साइन 2 थीटा जो है वो मैक्सिमम हो, जो कि 1 के इक्वल होता है। तो यहां से साइन को उस तरफ ले जाइए, 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 ये आ जाएगा जी 90 के इक्वल, 90 के इक्वल आ जाएगा। तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90, और यहां से थीटा की वैल्यू निकाले, दैट इज 45, विच मींस के 45 वो एंगल है जिस पर आप मैक्सिमम जो रेंज है वो अटेन कर सकते हैं। कि अगर एक प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम रेंज लेना चाहते हैं तो आपको उसको 45 के एंगल पर प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग फिनोमेना है कि अगर हम जो है वो वेलोसिटी, प्रोजेक्टाइल की प्रोजेक्शन की वेलोसिटी जो है उसको और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कांस्टेंट रखें, यानी कि ना हम एक्सेलरेशन चेंज करें ना वेलोसिटी को चेंज करें, तो हमारे पास दो डिफरेंट एंगल्स पर उनकी जो रेंज है वो सेम आएगी। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे पहला जो लेते हैं पेयर लेते हैं, दैट इज 15 एंड 75, यानी कि मिनिमम एंड मैक्सिमम, यानी कि 15 और 75 दो कॉम्बिनेशन, यानी कि वो एंगल्स ले रहे हैं जो कि सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि जिनके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, जिनका जो कॉम्बिनेशन है वो 90 बनता है। तो 75 और 15 पर देखें तो 75 की वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो आर 75 हमारे पास आता है 20 के जी इंटू 0.5, और 15 पे अगर हम करें
वही 15 का एंगल इस्तेमाल करें, क्योंकि 75 पर भी ये आंसर आया है और 15 पर भी वही आंसर आएगा। बट इन दिस केस अगर हम ग्रेविटी और वेलोसिटी को कांस्टेंट रखें तो तब हमारे पास इस पेयर का और इस पेयर का एंगल जो है वो सेम आएगा। इस तरह अगर हम 30 और 60 में देखें, यानी कि ये भी दोनों कंप्लीमेंट्री एंगल्स है, क्योंकि इनका जो सम है वो 90 के इक्वल है, तो इनको भी आप अगर देखें 60 और 30 पर भी जो आंसर्स हैं वो सेम आते हैं। मतलब अगर हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम हो तो तब हमारे पास जो इन दोनों कॉम्बिनेशन जो है एंगल्स पर, इन पर रेंज जो है वो हमारे पास सेम होगी। सो दैट्स इट फॉर द सेशन। होपफुली सेशन आपके लिए बहुत मुफीद रहा होगा। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।